नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। मुकेश केजरीवाल जी आए हैं आज और मनोज सिंह जी आए हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर के अब क्या पॉलिटिक्स हो रही है और बाल ठाकरे को भारत रत्न की मांग और इससे क्या केंद्र पर कोई दबाव बनेगा, इन दोनों खबरों की बात से पहले अब एक फाइनल टेक दिल्ली के इलेक्शन पर। योगी जी आज प्रचार में उतर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2 रैलियां कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं। राहुल गांधी प्रचार में बीमारी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल रोज एक नई घोषणा कर रहे हैं। इस सब के बाद इस वक्त दिल्ली का इलेक्शन कहां खड़ा हुआ है, आप सब यही जानना चाहते हैं। मनोज जी अभी बताएंगे। और आपने मुझसे कहा था, आपने आतिशी और केजरीवाल जी के बारे में नहीं पूछा। मैं इन सारी चीजों पर करता हूं। देखिए, आज के डेट में यदि मुझसे पूछिएगा और जो मेरे आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछला अपना उनका परफॉर्मेंस था उसमें से बेहतर करते हुए 3% का इंक्रीज कर रही है, यानी प्लस 3% वोट उनका बढ़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी जो 52-56% पे थी वो घटते हुए अभी 47-48% पे आ गई है। तो ये 41 से लेकर 47% के बीच में ये दोनों पार्टियां वोट परसेंटेज लेकर हुए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज सीट में नहीं कन्वर्ट होता है। ये आपको बता दूं, कैलकुलेट करना। लेकिन सीट वाइज भी देखें तो आज के डेट में आम आदमी पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में है और वो 45 तक और 50 के बीच में वो सीटें लाते हुए दिख रही है। वहीं भारतीय तो हम भी वोट की बात करते हैं ज्यादा। मैं क्योंकि सीट पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर व्यूअर जो आता है वो एक मन बना लेता है। वोट में आपने मुझे इतना बताया कि जो आम आदमी पार्टी का वोट है 6-7% डाउन जा रहा है। हाँ, अभी तक की परिस्थिति में। और बीजेपी का परसेंट 3-4% अप जा रहा है। अब चले हम चुनाव के उन बातों पर जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी और यहां से अब देखना है प्रचार किसका जोर पकड़ता है। ये गैप बीजेपी और कम करती है और पार कर लेती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, या अरविंद केजरीवाल वो लीड मेंटेन रखते हैं। ये अब अगला 10 दिन जो 12 दिन प्रचार का है उसमें पता हो जाएगा। जी ठीक। दूसरी बात, जो जिस तरीके से केजरीवाल जी की बातें आपने किया, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से वहां अपने पूरे संगठन को लगा रखा है कि मुझसे पूछेगा तो मुझे लग रहा है कि यह सीट केजरीवाल जी के लिए उतना आसान नहीं है जीत पाना जितना अतिशी के लिए भी वही स्थिति बनी हुई है। चूंकि क्या कि ये दोनों जगहों पे जो वोटर हैं वो पिछले 10 साल के अपने रिकॉर्ड को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इनके पूरे विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को घेरा है और लोगों के साथ संवाद शुरू किया है, वैसे स्थिति में मेरा मानना है कि कहीं ये दोनों सीटें केजरीवाल जी और आतिशी दोनों फंसे हुए हैं, दोनों अपनी सीट पर फंसे हैं। हाँ, यही कारण है कि आज मैं जो बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए जो मुश्किल आ रही है ये मुश्किल है कि उनके 2 स्टार प्रचारक हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बड़ी चिंता है आम आदमी पार्टी के लिए इस पर। अच्छा सर, उनका जो असेसमेंट वोट को लेकर के है, बिल्कुल मुझे लग रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे 2015 से लेकर 2020 का जो चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया था। इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा और केजरीवाल से वो वोट बैंक छिटक रहा है जो केजरीवाल की जो फ्री की स्कीम है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, इससे ज़रूरत नहीं है। आप इसे मिडिल क्लास कह सकते हैं या अपर मिडिल क्लास का जो वोटर जिसने केजरीवाल को एक राजनीति में कोई नई व्यक्ति आया है, कुछ नया करके दिखाएगा, इस आधार पर जिसको चुनाता है, मुझे लग रहा है 10 साल बाद उस वोटर का मोहभंग हुआ है। केजरीवाल के साथ स्थिरता से और स्ट्रांगली वही वोटर जुड़ा हुआ है जो केजरीवाल की फ्री की स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ है। एक वो तबका जिसे फ्री की स्कीम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और जो कहता है कि नहीं फ्री नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अब केजरीवाल को 10 साल दिया है, अब केजरीवाल मोटा सर कहें वोट की अगर बात करें, जो मैंने डेटा थोड़ा बहुत ये 4-5% वोटिंग शिफ्ट होने वाला है केजरीवाल से। 45-47% के ऊपर जाना पड़ता है दिल्ली में, बिल्कुल ओवरऑल वोट में। आपको लग रहा है बीजेपी कर सकती है? 100% बीजेपी 45+ पे जा रही है इस बार, 45+ पे जा रही है। 45% प्लस वोट का मतलब हुआ केजरीवाल जी भी उसी खांचे के आसपास या उससे नीचे, तो बराबरी की बात होगी। मेरे पास अभी ऐसा कोई डेटा भी नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं एक्चुअल में बता सकूं कि क्या वोट परसेंटेज आएगा या कितनी सीटें आएंगी। 38% वोट था भाजपा का पिछली बार। वो मुझे देखिए, भाजपा के पक्ष में और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक हवा चाहिए होगी। 2 चुनाव मैंने अभी भी कहा कि अभी कोई हवा नहीं दिखती है, ना आम आदमी पार्टी के पक्ष में वैसी हवा दिखाई दे रही है जो पिछले 2 चुनावों से ठीक पहले, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले अगर चले जाते तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। तो वैसी वेव आपके लिए नहीं है और ना बीजेपी के लिए है। और उस वेव के बिना इतना बड़ा बदलाव और उसके पक्ष में कोई कारण नहीं है। हरियाणा में भी नहीं दिखी थी लोग कहेंगे, और महाराष्ट्र में भी नहीं दिखी थी। हाँ, ये बात भी निकली नहीं। ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर लोगों को वो दिखाई नहीं दी
तो वो और यहां पे भी होता है, तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वैसे ही वहां पे भी यहां पे भी हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देती है, तो मैं मान सकता हूं, इस बात में कोई अनहोनी नहीं है। और नई दिल्ली और कालका जी पे आतिशी और केजरीवाल जी नहीं, देखिए टफ उसका सीट उसका फाइट कारण में ये होता है ना कि इन दोनों सीट पे बीजेपी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। बीजेपी ने क्या मॉडल अपनाया? बीजेपी में जो हारे हुए दोनों ये लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, एक तरह से रिजेक्टेड लोग थे। और बिधूड़ी जी के लिए तो आप देखिए, भारतीय संसद जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके अंदर उन्होंने जो बात कह दी, क्या आप कह सकते हैं? सपने में भी कह सकते हैं? क्या हम में से कोई भी कह सकता है? और क्या दिल्ली की जनता आतिशी जी जैसी जो भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से है, उसके खिलाफ उनको चुन लेगी, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते? मैं तो गारंटी से कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई पे चुनाव जीते जाते तो पढ़ाई लिखाई नहीं, फिर भी अगर कुछ होता है तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात कि प्रवेश वर्मा, ठीक है, एक तरफ भाजपा का जो सबसे कोर एजेंडा रहता है परिवारवाद के खिलाफ, और प्रवेश वर्मा की सबसे बड़ी पूंजी वही है कि उनके पिताजी। चलिए हम दिल्ली का इलेक्शन आज की अपनी चर्चा में लॉक यहां करते हैं कि बड़ी टफ फाइट है, लेकिन ऐसी कोई लहर विरोध में या पक्ष में किसी की दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में हो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा, और बीजेपी के लिए यह चुनाव असंभव हो यह भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो अभी 10-12 दिन जो हैं उस चुनाव को कहीं भी ले जा सकते हैं, फिलहाल यही कहना होगा हमें। और कांग्रेस पार्टी के बारे में फिलहाल कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। अब राहुल जी ठीक होकर के स्वस्थ होकर के प्रचार संभालें, तब कुछ हम आपसे डिस्कस कर पाएंगे कांग्रेस का क्या हो रहा है। अब मैं आपको जरा सैफ अली खान की खबर बताता हूं। सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से वार करने वाला अवैध रूप से भारत में आया हुआ बांग्लादेशी निकला, जो नाम बदल कर रह रहा था। विजय दास, शायद इसने अपना नाम रख लिया था, विजय दास। अब इसके बारे में जो डिटेल आई वो तो अपनी जगह पर। अब सैफ अली खान ठीक होकर घर चले गए, उसके बाद तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई ये लगा किसी को कि इनको चाकू लगा था, किसी की रीढ़ की हड्डी के पास चाकू मारा गया हो, 6 घंटे सर्जरी चली हो, और वो 4 दिन के बाद बिल्कुल फिट होकर के और लगभग नाचता हुआ बाहर निकल जाएगा। इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, और बयान बड़े जिम्मेदार लोग दे रहे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं ऐसे ही 2 बयान। अब इनका कहने का मतलब क्या है? अगर ये कोई शक पैदा करना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में, तो क्या शक? क्या सैफ के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या सैफ को चाकू नहीं मारा गया? क्या सैफ ने इंश्योरेंस का बिल जो 36 लाख रुपए का दिया इंश्योरेंस कंपनी को, अब तो वो भी निकाल दिया लोगों ने कि वो केवल बिल हासिल करने के लिए कि इतना सारा प्रपंच रचा, या घर के अंदर कुछ और हुआ था जो परिवार नहीं बता रहा है? ये सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? तो मैं आपको सुना रहा हूं संजय निरुपम, ये एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के नेता हैं, और इनके साथ साथ आपको सुना रहा हूं महाराष्ट्र के मंत्री हैं बीजेपी के नितेश राणे, ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सुनिए। मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत. पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे. कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ मारतात जायला. तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते. कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिव टिव करायला लागतात. क्या समीर जी क्या हो रहा है? और दोनों सत्ता पक्ष के लोग हैं। बिल्कुल, एक तो चुनाव हार चुके हैं संजय निरुपम, शिवसेना एकनाथ शिंदे से चुनाव लड़े थे ये, और नीतीश राणे तो कणकवली से विधायक है, फिशरीज एंड पोर्ट के कैबिनेट मिनिस्टर है, पिता नारायण राणे कैबिनेट में मंत्री रहे,
और उनका इतिहास वैसा रहा है, मतलब जैसे पिता रहे वैसे पुत्र, पिता के भी इस तरह के ये बयान इस आते किस्म थे। के सवाल लेकिन ये किसको बहुत खुश करना चाह दुर्भाग्यपूर्ण रहे है, हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ 15 जनवरी को, 5 दिन वो अस्पताल में रहते हैं, और अगर फिट होकर निकल रहा है, अच्छे से चल के मुस्कुराते हुए जा रहा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसमें भी आपको कंस्पायरेसी नजर आ रही है कि 5 दिन के अंदर इतना ठीक कैसे हो गया, इसके रीढ़ पे हड्डी पे लगी थी तो ये कैसे चल के जा रहा है, ये व्हील चेयर पे क्यों नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री के रूप में नीतीश राणे से बयान दे रहे, संजय निरुपम जो खुद बंबई में रहे हैं, शिवसेना में रहे, वो कांग्रेस में रहे, अब एकनाथ शिंदे के साथ है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे लगता बात है। वो ये जो आपने कहा कि भाई ये अपने पैरों पे चल के कैसे आ गए, बिल्कुल नॉर्मल चाल से चल करके आ रहे हैं, पोज कैमरा को पोज कोई दे रहे बच हैं, गया, जैसे उनको ठीक हो कुछ गया। लगा ही नहीं, जैसे उनको चोट लगी ही नहीं थी। अब क्या मतलब, वो अस्पताल से निकलते तो कमीज उतार करके पहले घाव दिखाते हैं। नहीं, वो डॉक्टर की और रिपोर्ट डॉक्टर को बोल आप चुका खारिज है। कर रहे हो। आप डॉक्टर बोल चुका है। देखो, डॉक्टर ने ऑफिशियली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, उसको आप खारिज कर रहे 25 हो। लाख रुपए का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें एक स्टेटमेंट और बता देता हूं, समय नहीं है ज्यादा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि सैफ पर हमला एक बांग्लादेशी ने किया, तो कि आप पूरे देश को तोहमत क्यों दे रहे हो? कौन दे रहा पूरे देश को तोहमत? वो भी अलग लाइन पर ले गए पूरी बात को, लेकिन इसके बहाने अवैध बांग्लादेशियों की बात होना क्या गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत है। हमें भारत पे बहुत गर्व होना चाहिए, और बांग्लादेश हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, हमें उसके मुकाबले अपने पे गर्व होना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कुछ ताकतें तो हैं इस देश में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही अपना आदर्श मानती हैं। जब कुछ गलत होता है तो वो कहते हैं कि देखो बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, और ऐसा भी बांग्लादेश को डीमीन करना भी बहुत सारे बड़े बड़े नहीं कर रहा मुकेश जी, नहीं, मैं बता लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट है। मैं ये बता देता हूं कि जिन लोगों ने कहा कि अगर भारत की सीमाएं खोल दी जाएं तो आधा बांग्लादेश भारत आ जाएगा, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये मत भूलिए, बांग्लादेश भारत से बहुत सारे पैमानों पे बहुत आगे है। मुझे भारत पे बहुत गर्व है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा यानी बांग्लादेश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाले हर और जो ये व्यक्ति लोग से ज्यादा सैफ की- कमा रहा है। जो सैफ की चोट पर वहां बोल रहे के हैं। रहने वाले लोग हिंदुस्तानियों से ज्यादा जीते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप किन बातों पे बात कर रहे हैं? आपको लगता है हर बांग्लादेशी भिखारी है? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है, हमारे अपने बहुत सारे आदर्श हैं, हमें बहुत गर्व है हिंदुस्तान पे। आपने वैसी बात कर दी जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से ऊपर होता है। आप छोड़िए ना, आप तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए ना, पर कैपिटा जीडीपी जो है उसकी देख लीजिए बात। इसीलिए ये किसी जो भी बयान country मैंने को- सुनाए, ये जो सैफ उसमें की भी चाल आप- पर सवाल, उसमें देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक सीखने वाला वाकया है कि मैं भी अपनी पत्नी से यही डिस्कस कर रहा था कि उसकी हिम्मत देखिए। वो व्यक्ति जो कहते हैं ग्लैमर की दुनिया में, और एक ऐसे खानदान से जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्तियां रही हो, वो एक चाकू लिए व्यक्ति से लड़ जाता है अपने परिवार के लिए, उसका दाद देना चाहिए। और जो ऑटो वाला उसको लेके जाता है, पैसे भी नहीं मांगता है, वो राणा है, भगवान राणा। और एक ना हिंदू दिखता है, ना मुसलमान दिखता है, ना कोई जाति ना धर्म। हमलावर कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म है, ये क्यों देखें? ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने परिवार के लिए और एक हमलावर से लड़ जाना, इतनी अंदर साहस होना। इसके पीछे भी कोई वोट की पॉलिटिक्स दिख रही है आपको मनोज जी? वोट की पॉलिटिक्स तो पूरी है। देखिए, जैसे अभी मुकेश जी ने भी और समीर जी ने भी बोला कि भाई आप डॉक्टर ने जो इसने ऑपरेशन किया उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप उससे पहले पूछते ना डॉक्टर से कि क्या चाकू अंदर गया था कि नहीं गया था, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ है, सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है। और ऐसे स्थिति में आप इन सारे को झुटलाते हुए एक नया लेकर आए वक्तव्य, तो ये काली क्या कहिएगा, जातीय पॉलिटिक्स कहिए या कास्ट रिलीजन पॉलिटिक्स कहिए, तो ये पॉलिटिक्स तो दिख ही रही है। और ऐसे में चीजों को लेकर यदि आता है सत्ता पक्ष के लोग, तो इससे कहीं ना बदनामी तो जरूर होती है, और इससे बचना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए। आज समय इतना ही आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया समीर जी, मुकेश जी, मनोज जी, बहुत धन्यवाद, आप आज प्रोग्राम में आए।